नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले हम मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की पूरी कहानी आपको सुनाने वाले हैं। एक ऐसा राज्य जिसके पास हमेशा ही देश का दिल होने का रुतबा रहा, एक ऐसा राज्य जिसके गठन की कहानी भारत के बाकी राज्यों के गठन से काफी हद तक अलग है, एक ऐसा राज्य जो राजे रजवाड़ों से होते हुए लोकतंत्र की इस धारा में शामिल हुआ। ये जिस इमारत में मैं इस समय मौजूद हूं, इसका इतिहास लगभग 100 साल पुराना है। यहीं पर मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा बैठी थी और साल 2000 तक यहीं पर विधानसभा के सभी सत्रों का आयोजन हुआ। जाहिर है यहां से भी तमाम दिलचस्प किस्से जुड़े हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक इतिहास रहा है वो अद्भुत संयोगों का एक सिलसिला रहा है। हम एक एक कर वो सारे दिलचस्प किस्से आपको सुनाते हैं। अद्भुत संयोगों की धरती है मध्य प्रदेश। संयोगों ने 1 रुपया रोज कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर को मध्य प्रदेश की सत्ता सौंपी। इन्हीं संयोगों ने सड़क पर पैदल चलते व्यक्ति को सबसे लंबे समय के लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। संयोगों ने लोकतंत्र में भी राजा का राज स्वीकारा और संयोगों के योग बने तो सन्यासिन को भी राजगद्दी मिली। एक दिन का मुख्यमंत्री भी देखा, 12 दिन के मुख्यमंत्री का काम भी देखा, 21 दिन के लिए भी यहां मुख्यमंत्री बने। ये कहानी है मध्य प्रदेश की, जो बस अपनी शांत गति से चलता संयोगों को गढ़ता गया। ये है अजब गजब मध्य प्रदेश। मौजूदा स्वरूप में मध्य प्रदेश का गठन वर्ष 1956 में हुआ। उस समय देश में अधिकतर राज्यों का जो गठन हो रहा था वो भाषाई आधार पर हो रहा था, पर मध्य प्रदेश का गठन भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसमें सारे उत्तर प्रदेश पे भी चर्चा हुई थी और बात ये चल रही थी कि उत्तर प्रदेश के कुछ बुंदेलखंड के इलाके ले लिए जाएं और इधर से मध्य प्रदेश के सतना, सीधी वगैरह या तो वहाँ उत्तर प्रदेश में दे दिए जाएं। तो चूंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा थी, वो जो भी लकीर खींची, जिस तरह से भी डिजाइन हुआ कि यूपी का हिस्सा नहीं देना, तो यूपी का इंटरेस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा देखा गया उस वक्त। नेहरू जी भी उत्तर प्रदेश से थे। ये जो मिंटो हॉल आप देख रहे हैं, यहीं पर मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहला अधिवेशन बुलाया गया था। पहले ये नवाबी दौर में हमीदिया कॉलेज था। खैर, पहली विधानसभा में कोई विपक्ष का नहीं था। पहली विधानसभा में मध्य भारत, विंध्य भारत और भोपाल के 30 सदस्य मिलाकर 288 सदस्य थे। 1967 में ये संख्या 296 हो गई। 1977 में मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य संख्या 320 तक पहुंची तो साल 2000 तक रही। मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 90 विधायक कम हो गए और एमपी की विधानसभा 230 सदस्यों की रह गई। मध्य प्रदेश के गठन से पहले मध्य भारत और सेंट्रल प्रोविंस नाम के 2 क्षेत्र थे, जिनके अधिकांश हिस्सों के विलय के साथ नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ था। मध्य भारत के पुराने मुख्यमंत्री, जिन्हें तब प्रधानमंत्री कहा जाता था, रविशंकर शुक्ल थे और उन्हें ही मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। शुक्ल विरोधी स्वभाव के थे। राजनीतिक जीवन में अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों ने हथकड़ी डालकर पूरे शहर में घुमाया था। इसके बाद राजनीतिक रूप से हमेशा कद्दावर नेता के तौर पर उनकी शख्सियत रही। उनकी पहचान स्थानीय तौर पर इतनी अधिक थी कि नेहरू जी के न चाहने पर भी उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस की तब मजबूरी थी। पंडित रविशंकर शुक्ल एक बहुत कद्दावर कांग्रेस के नेता थे
और न सिर्फ वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री बने, वो उसके पहले का जो राज्य था सीपी एंड बरार का, उसमें वो नागपुर में भी मुख्यमंत्री रह चुके थे। 3 महीने बाद विधिवत विधानसभा का चुनाव तय हुआ था। रविशंकर शुक्ल अपने परम मित्र द्वारका प्रसाद मिश्र को विधानसभा का टिकट दिलाना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि उनके बेटे विद्याचरण शुक्ल को लोकसभा का टिकट मिले। द्वारका प्रसाद मिश्र ने काफी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बगावत की थी। शुक्ल को लगा नेहरू भूल गए होंगे और टिकट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा था नहीं। शुक्ल को दिल्ली तलब किया गया। द्वारका प्रसाद जी मिश्र से दरअसल में नेहरू जी नाराज थे। उसका कारण ये था कि जबलपुर की जो राजनीति रही है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो जबलपुर के जितने कद्दावर नेता थे, उसमें द्वारका प्रसाद मिश्र जी भी थे, सेठ गोविंद दास जी भी थे। ये सारे लोग हिंदी को लेकर के जो आंदोलन कर रहे थे, उसको लेकर के नेहरू जी और अब्दुल कलाम आज़ाद वो थोड़ा सा इनसे प्रसन्न नहीं थे। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने द्वारका प्रसाद जी मिश्र को बहुत बाहर रखा, लगभग 12-13 वर्ष तक बाहर रखा। 78 साल के शुक्ल के लिए ये बड़ा आघात था। वो 4 घंटे कनॉट प्लेस में घूमते रहे और इसके बाद अपने एक सांसद मित्र सेठ गोविंद दास के बंगले पर चले गए। अगली दोपहर से पहले वहीं हार्ट अटैक से रविशंकर शुक्ल का निधन हो गया। मध्य प्रदेश की शासकीय मुहर में बना बरगद का पेड़ आज भी लोगों को उनकी याद दिलाता है। ये राष्ट्रीय वृक्ष भी है, तो शायद इसलिए भी उसको राष्ट्र चिन्ह में शामिल किया गया होगा। लेकिन उस समय राजनीति चूंकि इतनी सांप्रदायिक नहीं हुई थी, तो इसको एक परंपरा के रूप में स्वीकार किया गया कि मध्य प्रदेश का जो राज चिन्ह है उसके पृष्ठभूमि के अंदर बरगद का विशाल वृक्ष है। सबको लगा शुक्ल के बाद अब मुख्यमंत्री तख्तमल जैन बनेंगे। सबसे पहले तो वो जवाहरलाल नेहरू की पहली पसंद थे और दूसरी बात यह कि वो शुक्ल कैबिनेट में नंबर 2 की पोजीशन पर थे। लेकिन इससे पहले कि केंद्र में आला कमान कोई नाम तय कर पाता, उससे पहले ही जो स्थानीय कांग्रेस कमेटी थी उसने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर भगवंत राव मंडलोई का नाम पेश कर दिया और वो बन गए मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। नेहरू की पसंद तख्तमल जैन और सेठ गोविंद दास, जिनके घर पर रविशंकर शुक्ल का निधन हुआ था, वो खुद को सीएम की रेस में मानते थे। कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं ने दिल्ली जाकर मौलाना आजाद और नेहरू से मुलाकातें की। नतीजा ये हुआ कि केवल 21 दिन के बाद मंडलोई को कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन किसके लिए? न तख्तमल जैन के लिए, न सेठ गोविंद दास के लिए, बल्कि एक पैराशूट मुख्यमंत्री के लिए जो नेहरू की पसंद थे। रविशंकर शुक्ल का निधन हुआ, वो तो 3 महीने मुख्यमंत्री रह पाए। उसके बाद यह था कि उनसे एक सीनियर नेता थे भगवंत राव मंडलोई, जो मूलतः खंडवा के थे, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिएगा। उनको तत्काल चीफ मिनिस्टर बनाने के पीछे कारण ये था कि जिस दिन शुक्ल जी का निधन हुआ, उसके ठीक दूसरे दिन इंदौर के अंदर कांग्रेस कार्य समिति का अधिवेशन होने वाला था। तो पार्टी के पास ज़्यादा समय नहीं था, सरकार तत्काल निर्णय लेना चाहती थी। उन्होंने कहा कि भाई जो सीनियर नेता इसको बना दो, तो उन्होंने शपथ ले ली थी। लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं टिक पाए क्योंकि चुनाव आ गया और उसके बाद जो है चुनाव में कांग्रेस फिर जीती और दिल्ली से जो है नेहरू जी ने कैलाशनाथ काटजू को जो है मुख्यमंत्री बना करके यहाँ भेजा। कैलाशनाथ काटजू दरअसल मोतीलाल नेहरू के साथ सहायक वकालत कर चुके थे। आजाद हिंद फौज का लाल किला ट्रायल वाला केस लड़ चुके थे। नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री रह चुके थे और तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। नेहरू से बड़े भी थे और उन्हें भाई कहकर पुकारते थे। काटजू ने मुख्यमंत्री का पद बड़े ही निराश भाव से संभाला था, जिसके चलते उन्होंने अपना स्टाफ तक नहीं बदला। जो मिला जैसा मिला उसी से काम चलाते चले गए। काटजू विशुद्ध रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू की पसंद थे। वो इस मायने में कि वो उनके पिता के साथ प्रैक्टिस करते थे और दिल्ली में उनका अच्छा दखल था, सब कुछ था। और जवाहरलाल नेहरू से वो बराबरी से बात करने वाले लोगों में जो थे 2-4, उनमें कैलाशनाथ काटजू का नाम था। और वो जावरा के रहने वाले थे, उनके जो पिताजी और वो सब थे। तो जावरा का होने के कारण नेहरू जी की इच्छा थी कि ये मध्य प्रदेश चले जाएं, वहाँ चीफ मिनिस्टर बन जाएं
और उसमें नेहरू जी का वर्चस्व इतना था या उनकी बात का इतना वजन था कि वो कुछ भी बोलते थे तो वो हो जाता था। तो ये बड़ी अनिच्छा से आए और चीफ मिनिस्टर बन गए थे। मध्य प्रदेश के नेता काटजू के साथ ऊपरी मन से थे, लेकिन नेहरू की पसंद थे तो विरोध करे कौन। काटजू पर उम्र भी हावी थी, वो अक्सर अपने साथ काम करने वालों को भूल जाते थे, यहाँ तक कि अपने मंत्रियों को भी, और कभी कभी ये भी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये जो काटजू जी है उनकी याददाश्त को लेकर बात होती थी। वो मतलब अपने मंत्रियों के नाम भी भूल जाते थे। वो एक बार वहाँ छतरपुर टीकमगढ़ साइड कहीं गए थे तो अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हीं से उनका परिचय पूछ लिया था। वो डेलीगेशन के साथ मिलने गए थे तो उन्होंने जब अपना कोई जैन मंत्री थे, उन्होंने अपना जब नाम बताया, उन्होंने कहा इस तरह इस नाम के तो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल में भी सदस्य हैं। तो उन्होंने कहा मैं हूँ सर। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे। वो उनको लगता था कि हाँ ये फेस देखा है उन्होंने, लेकिन नाम के साथ कि वो क्या है। तो कई बार उन्हें ऐसा होता था कि लोगों को, उनके पीए वगैरह को पहले बताना पड़ता था जाके कि ये इस तरह के लोग हैं। चूँकि उम्र ज़्यादा थी उसका असर उन पर था बहुत ज़्यादा। खैर, काटजू ने पूरे 5 साल सरकार चलाई। ये वो दौर था जब एक देश एक चुनाव चलता था। 1962 में चुनाव हुए, कांग्रेस सत्ता में लौटी, केंद्र में भी, मध्य प्रदेश में भी। लेकिन कैलाशनाथ काटजू सिटिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपना ही चुनाव हार गए। उन्हें हराया जनसंघ के लक्ष्मी नारायण पांडे ने। हालांकि काटजू पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने मध्य प्रदेश में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। भगवंत राव मंडलोई की किस्मत देखिए कि दोबारा उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया। काटजू उपचुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं बन सके। मंडलोई के साथ प्रदेश कांग्रेस थी। ये वही दौर था जब पूरे देश में केंद्र और राज्यों के अंदर ही कांग्रेस में मतभेद बढ़ रहा था। इसी दौरान कामराज प्लान आया और लगभग 1.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद मंडलोई को फिर कुर्सी छोड़नी पड़ी। मंडलोई जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वो कार्यकारी मुख्यमंत्री बने थे। उसका कारण ये था कि जिस दिल्ली यात्रा का रविशंकर शुक्ल जी का आपने उल्लेख किया है, तो रविशंकर शुक्ल जी की उसी यात्रा में उनका निधन हो गया था। तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है रविशंकर शुक्ल जी को बनाया गया था। फिर आगे चल करके फिर कैलाशनाथ जी काटजू मुख्यमंत्री बने। वो फिर कहीं ना कहीं विधायकों के कहने से भगवंत राव जी मंडलोई मुख्यमंत्री बने। लेकिन नेहरू जी जो थे वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि थोड़ा सा यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, और ये मंडलोई जी पर यह आक्षेप भी लगा कि जो चुनाव काटजू साहब हारे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें मंडलोई जी का उसमें योगदान रहा होगा। नेहरू ने बाद में फिर कैलाशनाथ काटजू को मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करने के लिए कहा, लेकिन इस बार अड़ गए द्वारका प्रसाद मिश्र उर्फ डीपी मिश्र। ये वही डीपी मिश्र थे जिन्हें नेहरू मध्य प्रदेश बनने से पहले से ही नापसंद करते थे, जिनके टिकट के लिए पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल दिल्ली गए थे। अब वो कांग्रेस में थे और मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी मजबूत भी। वो नेहरू की पसंद के आगे अड़ गए। उन्होंने कहा फैसला आम सहमति से होना चाहिए। बहुत सारे घटनाक्रम राजनीतिक ऐसे थे कि वो उस वक्त नेहरू जी की पॉलिसी के अनुसार फिट नहीं थे। वो नेहरू जी जो चाहते थे यहाँ मध्य प्रदेश में, उस तरह का उनका वो नहीं था, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था ना कि कई स्टेटों के लोग यहाँ आए थे। वो उनकी सबकी अपनी अपनी राजनीति थी। तो उस राजनीति के हिसाब से वो वहाँ जैसे काटजू को लेकर भी उनके कुछ डिफरेंसेस हमेशा रहते थे, और बाकी जो शुक्ल बंधुओं का तो वो तो रविशंकर शुक्ल के तो वो काफ़ी करीबी थे। उन्हीं ने उनको वो गुरु भी कहा करते थे कि रविशंकर शुक्ल उनके गुरु हैं। लेकिन बहुत सारे जब मामलों में निर्णय होता था तो वो नेहरू जी के खिलाफ हो जाते थे। तो वो जो उनका जिस तरह दबाव था शुक्ल परिवार का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसके कारण नेहरू को जो है वो अपनी एक डिस्टेंस बनानी पड़ी थी। कैलाशनाथ काटजू समझ गए कि अब ये उनकी राजनीति के अंत की घोषणा है। उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया। तख्तमल जैन तब तक दिल्ली की राजनीति में शामिल हो चुके थे। संयोग देखिए, एक समय था जब द्वारका प्रसाद मिश्र को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही थी, अब वही मुख्यमंत्री बनने वाले थे। इसी को किस्मत कहते हैं। वैसे डीपी मिश्र के प्रबंधन के सभी कायल थे। आज तक उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा चाणक्य माना जाता है। जब द्वारका प्रसाद मिश्र जी की बात आती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की श्रृंखला में, तो विद्वत्ता, बौद्धिकता और राजनीति,
मैं उनके कैलिबर का कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। इतिहास अपन पढ़े हैं तो द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद सेठी जी बने, अर्जुन सिंह का अपना वो था, पटवा जी बने, दिग्विजय सिंह बने, लेकिन जो साहित्य और उसमें जो उनका स्थान था, उनकी जो समझ थी, वो किसी में नजर नहीं आती थी। मध्य प्रदेश के गठन से पहले उन्होंने नेहरू से नाराज होकर जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया, तब उन्होंने कहा था कि नेहरू की नीतियों के कारण एक दिन चीन और पाकिस्तान भारत पर हमला करेंगे। मिश्र तिब्बत पर चीन के समर्थन की नीति से बहुत नाराज थे। जब मिश्र ने कांग्रेस छोड़ी, तब उनके राष्ट्रवाद को देखते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष तक बनाने को तैयार थे। लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए कि वो मानते थे कि जनसंघ जो पार्टी है वो बनी है और उनके व्यापारियों की पार्टी है, ये देश का कुछ भला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके साथ नहीं जुड़े। 1959 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी उन्हें जनसंघ का ऑफर दिया था, लेकिन मिश्र जनसंघ नहीं गए। 1962 में चीन हमले के विरोध में बनी केंद्रीय नागरिक परिषद की अध्यक्ष जब इंदिरा गांधी बनी, तो जनसंपर्क समिति का अध्यक्ष उन्होंने डीपी मिश्र को बनाया। मिश्र की सलाह पर उन दिनों पहली बार सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान का चलन शुरू हुआ था। मिश्र की किस्मत का सितारा सबसे अधिक तब चमका जब एक दिन उन्हें इंदिरा गांधी का फोन आया। इंदिरा गांधी नेहरू जी की निधन के बाद में शास्त्री जी के कैबिनेट में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मतलब सूचना प्रसारण मंत्री बनी थी। और सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद में उनके दिल में निश्चित रूप से ये इच्छा थी कि वो भी प्रधानमंत्री बने आगे चल के। लेकिन शास्त्री जी को प्रधानमंत्री हर तरीके से लोगों ने पसंद किया था और शास्त्री जी की अचानक ताशकंद रशिया में डेथ होने के बाद में जो राजनीति वहाँ पर हुई, उसमें ये सामने आया कि बम्बई के पूर्व मुख्यमंत्री और जो शास्त्री जी के भी कैबिनेट में थे, नेहरू जी के भी कैबिनेट में थे, मोरारजी भाई देसाई ने इंदिरा गांधी का विरोध शुरू किया। इसके बाद इंदिरा को जब कामराज और निजलिंगप्पा से पार्टी के अंदर चुनौती मिलने लगी, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर डीपी धर और पीएन हक्सर जैसे लोगों को जोड़ा। तब राजनीतिक तौर पर डीपी मिश्र को सलाहकार के रूप में चुना गया। जो कभी नेहरू के विरोधी थे, वो मिश्र इंदिरा के सबसे विश्वास पात्र बन चुके थे। मोटे तौर पर इंदिरा जी की अपनी एक रणनीति थी। इंदिरा जी ने जितने कांग्रेस के पुराने नेता थे देश भर के, आप अगर ध्यान देंगे तो उन्होंने जो कांग्रेस को एक प्रकार से ओवरहॉलिंग जैसी की थी, और एक प्रकार से जो कामराज जी के बाद में एक प्रकार से कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप में एक ग्रुप जैसा बन गया था, इंदिरा जी उस ग्रुप को तोड़ना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने देश भर में उन सारे नेताओं को जो थोड़ा सा उपेक्षित थे, जिसमें द्वारका प्रसाद मिश्र जी भी थे, उनको उन्होंने अपना साथ लिया। उस साथ लेकर के नई टीम बनाई। इंदिरा जी ने ये काम इंदिरा जी ने नेहरू जी के समय ही शुरू कर दिया था। नेहरू जी प्रधानमंत्री जब थे, तब इंदिरा जी लगभग उनके सहायक के रूप में काम करती थी, कांग्रेस की महासचिव भी बन गई थी। तो ये टीम बनाना उन्होंने तब शुरू कर दी थी, और उनकी इंदिरा जी की सलाह पर ही द्वारका प्रसाद जी मिश्र को दोबारा अवसर मिला था, और आगे चल करके वो उनके विश्वस्त बने रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है राजमाता विजयराजे सिंधिया की। अर्जुन सिंह तब युवा कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने पंचमढ़ी में एक सम्मेलन का आयोजन किया। वहां पर मिश्र भी आए और भाषण देते हुए, लोकतंत्र की बात करते हुए उन्होंने राजे रजवाड़ों को जमकर कोसा। राजमाता विजयराजे सिंधिया को यह बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ा और जनसंघ से नाता जोड़ लिया। कांग्रेस में गोविंद नारायण सिंह काफी रसूख रखते थे। वो राजमाता के इशारे पर मिश्र सरकार गिराने को भी तैयार हो गए। 1967 में कांग्रेस के 36 विधायक तोड़कर मिश्र सरकार गिरा दी गई। और जाकर उन्होंने तय कर लिया कि अब इस आदमी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देना है। इसका जो है उसके बाद उन्होंने जो है धीरे से वो जनसंघ में चली गई, जनसंघ को सपोर्ट किया और उनकी सरकार गिरा दी। 36 विधायक तोड़ लिए।
तो रिसोर्ट पॉलिटिक्स का दूसरा चैप्टर मध्य प्रदेश में ही लिखा गया। राजमाता इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है या वो उनके लिए, गोविंद नारायण सिंह उनके लिए इंस्ट्रूमेंटल हो सकते थे। कहानी यह है कि द्वारका प्रसाद मिश्र गोविंद नारायण सिंह को कम तवज्जो देते थे जब उनकी मिनिस्ट्री में थे। उनको बहुत ज़्यादा उनके बने तो वो अर्जुन सिंह को ज़्यादा तवज्जो देते थे। तो एक कारण ये भी था, वो एक ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी जिसके कारण उनमें हमेशा टसल बनी रहती थी। गोविंद नारायण सिंह को राजमाता का आशीर्वाद मिला और वो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये संविद सरकार थी जिसमें जनसंघ और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल थे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी नरोन्हा ने अपनी आत्मकथा एक अनाड़ी की कहानी में लिखा, दल बदल वाले विधायकों को स्पीकर के बंगले के बगीचे में रुकने को कहा गया और गोविंद नारायण सिंह रात भर उनकी निगरानी अपनी छोटी बंदूक 275 रिग्बी से करते रहे। गोविंद सरकार अनिश्चितताओं से घिरी रही और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी खूब लगे। यहाँ तक कि जिन राजमाता के इशारे पर सरकार बनी, गोविंद का उन्हीं के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर खुला मनमुटाव होने लगा। शुरू में तो गोविंद नारायण बहुत विद्वान व्यक्ति थे और वो भी बहुत दबंग आदमी थे। तो शुरू में तो राजमाता की बात मानते रहे वो प्रशासन में कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन जब ज्यादा ही दबाव बढ़ने लगा तो उन्होंने उनकी उपेक्षा शुरू कर दी। एक फाइल आई राजमाता की उनके पास, तो उन्होंने उस फाइल पे एक टिप लिखी, शुद्ध हिंदी में उन्होंने लिखा ऐसी की तैसी। इसको लेकर बहुत बवाल मचा कि भाई ये तो बहुत अपशब्द है, सरकारी फाइल पे मुख्यमंत्री ऐसा लिख रहा है। जब वो हिंदी अंग्रेजी साहित्य के बड़े विद्वान थे, वो अंग्रेजी साहित्य में ही थे वो, तो जब ये बवाल मचा तो उन्होंने उसकी सफाई क्या दी, वो बड़ी मजेदार है। उन्होंने भाई मैं इंग्लिश में लिखना चाहता था एज प्रपोज्ड, उसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो बोले मैंने ऐसी की तैसी लिख दिया बजाय इंग्लिश में लिखने की एज प्रपोज्ड की तरफ। तो इसका किसी को जवाब देते नहीं मैं। गोविंद नारायण सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उनको मुख्यमंत्री के पद का और जो सरकार चलाने या सरकार संचालन करने का जो अनुभव था वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। धीरे धीरे आपस में तनाव होते गया। जो आपने बात बोली है, मुझे लगता है कि वो तत्कालीन मुख्य सचिव जो डीपी मिश्रा के भी मुख्य सचिव थे, आरसीपीवी नरोन्हा साहब, उन्होंने कुछ चिट्ठी लिखी थी क्योंकि उनको ज़्यादा हिंदी नहीं आती थी। और गोविंद नारायण सिंह ने, जैसा आपने कहा, वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा, राजमाता जी ने बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें नहीं की थी, लेकिन आपस में इतनी लड़ाई ऐसी वो हो गई थी। और कांग्रेस के कुछ दिल्ली के क्षत्रप भी ऐसे थे जिन्होंने गोविंद नारायण सिंह को वापस कांग्रेस में लाने की पहल की थी। और इवेंचुअली यही बात हुई कि जब सरकार गिर पड़ी, उसके कुछ ही दिनों बाद गोविंद नारायण सिंह, जो कांग्रेस छोड़कर संविद सरकार के प्रमुख बने थे, पुनः कांग्रेस में चले गए और उनके और राजमाता के संबंध फिर खटाई में पड़ गए। राजमाता और गोविंद नारायण की खींचतान इतनी बढ़ी कि लगने लगा कि ये सरकार अब बहुत दिनों की मेहमान नहीं है। अर्जुन सिंह ने अपनी किताब में लिखा, मार्च 1969 की मध्यरात्रि भोपाल के मेरे आवास पर गोविंद नारायण सिंह को देखकर मैं चौंक गया। वो पहचाने जाने के डर से मेरे घर देर रात को आए थे। उन्होंने कहा कि वो इस सरकार से तंग आ गए हैं और इस्तीफा देकर वापस कांग्रेस में जाना चाहते हैं। अगली सुबह गोविंद नारायण सिंह की चिट्ठी अर्जुन सिंह को मिली। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी थी कांग्रेस अध्यक्ष को। कुछ ही समय बाद गोविंद नारायण सिंह को कांग्रेस में वापस शामिल कर लिया गया। 19 महीने उनकी सरकार चली, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें वापस दिल्ली बुला लिया। कहा जाता है कि राजमाता के ही इशारे पर कांग्रेस से एक और कद्दावर नेता, जो सारंगगढ़ रियासत के राजा थे, नरेश चंद्र सिंह, ने कांग्रेस छोड़ दी और संविद सरकार के मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह मध्य प्रदेश को पहला और अभी तक का इकलौता आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। गोविंद नारायण सिंह जी की जो कार्यशैली थी, उससे राजमाता जी नाराज हुई और उनको लगा कि हमको विकल्प के रूप में चुनना चाहिए। तब उन्होंने राजा नरेश चंद्र सिंह जी का विकल्प के रूप में चुना और ये गोविंद नारायण सिंह को पसंद नहीं आया। पहले दिन से ये माना जा रहा था कि गोविंद नारायण सिंह जी अपने विधायकों को लेकर के वापस लौट जाएंगे और वही हुआ। केवल 2 विधायकों को छोड़ करके
गोविंद नारायण सिंह जी सारे विधायकों को लेकर के कांग्रेस में लौट गए और जो संवित सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी थे वो 11, 12 या 13 दिन ही मुख्यमंत्री रह पाए और उसके बाद वो सरकार गिर गई और फिर नई सरकार श्यामाचरण शुक्ल जी के नेतृत्व में बनी। नरेश चंद्र केवल 12 दिनों में राजनीति के हथकंडों से इतना उब गए कि त्याग पत्र के साथ ही राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। एक बार फिर डीपी मिश्र विधायक दल के नेता चुने गए। लगा कि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। चुनाव खत्म हो गया, जब खर्चा चुनाव आयोग में खर्चे का हिसाब जमा करने की बात आई तो श्यामाचरण शुक्ल ने कहते भाई वो सारे बिल गायब हो गए, मुझे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए वगैरह वगैरह। फिर अचानक एक बिल मिलता है और उसके आधार पर जो है वो हाईकोर्ट में याचिका दर्ज हो जाती है। वो करीब 6,300 रुपये का बिल था, ऐसा बताते हैं, और कोई कमलाकर शर्मा ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने ही याचिका दायर की थी। ऐसा कहते हैं कि श्यामाचरण शुक्ल की ही पूरी चाल थी वो डीपी मिश्रा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए। वो केस चला और उस पर फैसला हुआ कोर्ट का, हाईकोर्ट का फैसला आया कि साहब आपने चुनाव खर्च सीमा से ज़्यादा अधिक खर्च किया है। खर्च कितना किया था? ज़्यादा, 249 रुपये 72 पैसे। मात्र 250 रुपए की गलती के कारण डीपी मिश्र का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया। उपनेता श्यामाचरण शुक्ल को कांग्रेस ने विधायक दल का नेता चुना और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। मार्च 1969 वो महीना था जब मध्य प्रदेश ने 3 मुख्यमंत्री देखे, गोविंद नारायण सिंह, राजा नरेश सिंह और अब श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल को पहला इम्तिहान 4 महीने बाद ही देना पड़ा। देश में राष्ट्रपति चुनाव थे। इंदिरा गांधी ने अपील की कि दिल की आवाज पर वोट करिए। इंदिरा गांधी का समर्थन था कार्यवाहक राष्ट्रपति और उनकी पसंद वीवी गिरी को, और सामने थे सिंडिकेट के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी ने श्यामाचरण शुक्ल को इशारा भी किया, पर उन्होंने इंदिरा की बात समझी नहीं या मानी नहीं। इंदिरा इस बात को कभी भूली नहीं थी। श्यामाचरण शुक्ल ने सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की, बिजली कनेक्शन सिंचाई के लिए आसान किए। तवा और बरगी बांध उन्हीं के समय में बने। पत्नी को पीलिया हुआ तो उन्होंने भोपाल की टाउन हॉल प्लानिंग की, सड़कें, पेयजल और सैनिटेशन को दुरुस्त किया। भोपाल के विकास की नींव उन्होंने ही रखी थी। देखिए, श्यामाचरण शुक्ल जो हैं शिवराज जी के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 3 बार मध्य प्रदेश की कमान जिनके हाथ में रही, और उनको जो मध्य प्रदेश में इरिगेशन का नेटवर्क है, डैम्स जो बने हैं, जो कैनाल सिस्टम बना है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया। मतलब मध्य प्रदेश के जो बड़े डैम हैं आज की डेट में, उसमें से अधिकांश की प्लानिंग और अधिकांश का एग्जीक्यूशन श्यामा भैया उनको बोलते थे मध्य प्रदेश में, तो श्यामा भैया के दौर में ही हुआ। श्यामाचरण अपने रहन सहन और अंदाज के चलते मध्य प्रदेश के अब तक के सबसे स्टाइलिश मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। उन्हें मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रिंस चार्मिंग भी कहा जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी श्यामाचरण की हुक्म-उदूली भूली नहीं थी। दूसरी तरफ डीपी मिश्र श्यामाचरण के खिलाफ काम करने लगे थे। वो कांग्रेस के विभाजन के समय की बात होती थी, जब वो श्यामाचरण शुक्ला के जब बयानात थे, उन्होंने जब कांग्रेस में डिवीजन हो रहा था, कांग्रेस आई बनी थी, इंदिरा कांग्रेस जब बनी थी, तो वो जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ चले गए थे। तो बहुत सारे लोग, चूँकि शुक्ल बंधुओं का प्रभाव मध्य प्रदेश में रहा है, उन पर बहुत सारे, जो छत्तीसगढ़ भी उनके प्रभाव में था, तो वहाँ जब कांग्रेस में डिवीजन हुआ तो वो उसमें खिलाफ हो गए थे। अन्यथा डीपी मिश्रा तो उनकी बहुत मदद किया करते थे। डीपी मिश्रा तो ये मानते थे कि वो उनके गुरु के बेटे हैं। लेकिन इस मामले में जब इंदिरा गांधी नाराज हुई, विद्याचरण उनके मंत्रिमंडल में थे, दोनों भाइयों के बीच मतभेद थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो श्यामाचरण शुक्ला अपने हिसाब से राजनीति करते थे, जिसके कारण उन्होंने खुद फैसला लिया था इंदिरा गांधी से अलग होने का। साल 1972 इंदिरा पूर्ण बहुमत से सत्ता में लौटी थी और उनकी नजरें राज्यों पर अब अपनी पकड़ मजबूत करने की तरफ थी। दबाव के चलते श्यामाचरण ने एक दिन अचानक शेव करते करते त्याग पत्र लिखवा दिया।
मध्य प्रदेश की राजनीति को यहां से समझिए कि फिर मध्य प्रदेश के विधायक दल के नेताओं की बैठक भोपाल में नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के कहने पर दिल्ली में हुई। प्रकाश चंद्र सेठी को इंदिरा ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये श्यामाचरण की हार से बड़ी डीपी मिश्र की हार थी, क्योंकि वो शंकर दयाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। सेठी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के इंदिरा के फैसले पर एक भी ताली नहीं बजी। कहा जाता था कि सेठी इंदिरा गांधी के यस बॉस मुख्यमंत्री हैं। उन्हें दिल्ली ब्रांड की राजनीति का नेता माना जाता था। जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान मध्य प्रदेश में डाकुओं का बहुत आतंक था। सेठी सीधी बात करते थे। उन्होंने देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम से बात की और यह तय किया गया कि भारतीय वायुसेना द्वारा उन डाकुओं पर बम बरसाए जाएं। प्रकाश चंद्र सेठी ने दस्यु उन्मूलन के लिए काफ़ी काम किया और उसके बाद अर्जुन सिंह जी ने भी किया। तो मध्य प्रदेश में जो डाकुओं की समस्या थी वो चंबल के बीहड़ में से शुरू हुई थी और चंबल और उत्तर प्रदेश के जो भाग थे, मध्य प्रदेश का चंबल और उत्तर प्रदेश के आसपास के बीहड़, वहाँ पर दस्युओं की समस्या बहुत खतरनाक तरीके से उभर कर आई थी और हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी दस्यु उन्मूलन हो नहीं पा रहा था। तो न सिर्फ जयप्रकाश नारायण लेकिन विनोबा भावे ने भी अलग अलग समय पर और बाकी दलों के जो गैर राजनीतिक लोग थे उन लोगों ने दस्युओं के आत्मसमर्पण के लिए बहुत कुछ प्रयास किए थे। फिर आया समय आपातकाल का। अब श्यामाचरण के भाई विद्याचरण केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। संजय गांधी के बेहद करीबी थे। एक दिन दिसंबर 1975 को उन्हें दिल्ली से बुलावा आया और कुर्सी छोड़ने को कह दिया गया। इस बार सीधे श्यामाचरण को ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने को कह दिया गया। संजय गांधी बड़े खास थे। वो जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो विद्याचरण शुक्ल ने जो है कहा कि भाई वो तो केंद्र की राजनीति, ये दोनों भाइयों में तय हुआ था कि वो केंद्र में रहेंगे और ये राज्य में रहेंगे। तो उन्होंने फिर श्यामाचरण शुक्ला को मुख्यमंत्री बनवाया। आपातकाल के दौरान ही श्यामाचरण दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस समय तक केंद्र की राजनीति में संजय गांधी की तूती बोलती थी। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री उन्हें भावी पीएम की तरह देखने लगे थे और वैसा ही व्यवहार करते थे। श्यामाचरण को यह मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि जो व्यक्ति किसी पद पर नहीं उसका स्वागत मुख्यमंत्री करता फिरे, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। एक बार वो आए थे तो उन्होंने अपने मंत्री को भेज दिया था। बोले यार ये तो बहुत मेरे जूनियर इसकी, और ये है क्या? बोले भाई किसी संवैधानिक पद पे भी नहीं है तो मैं क्यों जाऊं? तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन मुख्यमंत्री बनवाने में उनका विद्याचरण शुक्ला का हाथ इस तरह से था। ईश्वर की शपथ लेता हूं, ईश्वर की शपथ। आपातकाल हटा तो केंद्र में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उन्होंने एक साथ 8 राज्यों की सरकारें बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मध्य प्रदेश में उनमें से एक था। फिर हुए विधानसभा चुनाव। मध्य प्रदेश में जनता पार्टी ने 320 में से 231 सीटें जीती, जिनमें अकेले जनसंघ की 129 सीटें थीं और समाजवादियों की 80। कांग्रेस 84 सीटों पर सिमट गई और श्यामाचरण खुद अपना चुनाव हार गए। जनसंघ में 3 प्रमुख दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए, कैलाश जोशी, सुंदरलाल पटवा और वीरेंद्र सकलेचा। लेकिन बाजी हाथ लगी कैलाश जोशी की। कैलाश जोशी जनसंघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। लगभग 6 महीने बाद कैलाश जोशी को त्यागपत्र देना पड़ा और उनकी जगह वीरेंद्र सकलेचा को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई। सकलेचा ने संघ की विचारधारा को सख्ती से आगे बढ़ाया तो जनता पार्टी के दूसरे साथी नाराज होने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी को हस्तक्षेप करना पड़ा। सकलेचा करीब 2 साल मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली में मोरारजी की सत्ता गई और समाजवादी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तब मध्य प्रदेश से सकलेचा की कुर्सी भी चली गई। उनकी जगह सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री बने। केंद्र में इंदिरा गांधी की वापसी हुई तो उन्होंने विपक्ष की सरकारें बर्खास्त की। पटवा केवल 29 दिन के मुख्यमंत्री रह पाए। राज्य में राष्ट्रपति शासन बन गया। अब तक जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो चुका था।
दूसरी तरफ कांग्रेस में अब सारे फैसले संजय गांधी लिया करते थे। मुख्यमंत्री के तौर पर कई सारे नाम सामने प्रस्तावित किए जा रहे थे, जिनमें से एक नाम कमलनाथ का भी था, लेकिन संजय गांधी ने मुहर तब लगाई अर्जुन सिंह के नाम पर। अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बने केवल 16 दिन हुए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाने वाले संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। अर्जुन सिंह वक्त को समझ गए और 100 विधायक लेकर इंदिरा गांधी से मिले। कहा अब राजीव गांधी को राजनीति में आ जाना चाहिए और वो कांग्रेस परिवार के करीबी थे। अर्जुन सिंह ने खुद को स्थापित किया और श्यामाचरण शुक्ल और विद्याचरण शुक्ल को किनारे लगाते गए। इस बीच उन्होंने चंबल के नामी गिरामी डकैतों का आत्मसमर्पण भी कराया, जिसमें मलखान सिंह और फूलन देवी भी शामिल थे। लेकिन विपक्ष के लगातार अविश्वास प्रस्तावों के चलते अर्जुन सिंह कभी चैन से नहीं रह पाए। इस बीच इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। मुश्किल से 2 ही महीने हुए होंगे कि वो कांड हो गया जिसने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया, भोपाल गैस त्रासदी। सरकारी आंकड़ा कहता है कि उस रात 3,787 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक याचिका में कहा गया कि मरने वाले लोगों की संख्या 15,724 थी। भोपाल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, नया भोपाल और पुराना भोपाल। तो पुराना भोपाल का बहुत बड़ा हिस्सा इस ट्रेजेडी में अफेक्ट हुआ था। कैजुअलिटी हुई वो तो अलग है, बट पोस्ट कैजुअलिटी जो लोगों ने सफर किया है, वो सफरिंग मुझे नहीं लगता किसी भी देश में रीसेंट पास्ट में इतनी बड़ी कोई घटना हुई। हालांकि 1985 में जब 8वीं विधानसभा के चुनाव हुए तो अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीती। अर्जुन सिंह को दिल्ली से राजीव गांधी का न्योता आया। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में भी बहुत कुछ समर्थन कांग्रेस को मिला था और बड़ी संख्या में कांग्रेस के एमएलए जीत कर आए थे। तो तत्काल जैसे ही मैं उस समय फ्री प्रेस जर्नल में था और मुझे याद है सुबह 11 बजे के आसपास एक फ्लैश न्यूज़ आई कि अर्जुन सिंह को मतलब पंजाब का राज्यपाल बना के भेजा जा रहा है। तो सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो तैयारी करने में जुटे हुए थे शपथ विधि की और मंत्रिमंडल बनाने की। उसके बाद फिर मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बनाया राजीव गांधी ने और अर्जुन सिंह पंजाब चले गए। अर्जुन सिंह को पंजाब भेजते समय राजीव गांधी ने उन्हीं से पूछा कि अपने पसंद का मुख्यमंत्री तो बताते जाओ। अर्जुन सिंह ने कहा मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा अर्जुन सिंह की सिफारिश पर ही राज्य के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके थे। अर्जुन सिंह पंजाब गए और मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बन गए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष का पद मिला दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा। दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह सरकार में मंत्री रह चुके थे। राजीव गांधी के कहने पर लोकसभा का एक चुनाव भी लड़कर जीत चुके थे, लेकिन अब बारी वापस मध्य प्रदेश लौटने की थी। मोतीलाल वोरा करीब 3 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस बीच अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में वापसी को लेकर बेचैन थे और राजीव गांधी को भी लग रहा था कि 1989 के लोकसभा चुनावों में वोहरा शायद जीत न दिला सके। इसीलिए मुख्यमंत्री के तौर पर अर्जुन सिंह की मध्य प्रदेश में वापसी करा दी गई। जब नरसिम्हा राव जी बन रहे थे प्रधानमंत्री तो न केवल अर्जुन सिंह जी बल्कि मध्य प्रदेश के माधवराव सिंधिया भी और अनेक और नेता जिनका मतभेद हुआ, वो फिर अर्जुन सिंह जी ने अपनी नई पार्टी अलग से बना करके चुनाव लड़ा था। हालांकि वो खुद भी चुनाव हार गए थे, किसी को जिता भी नहीं पाए थे, लेकिन माधवराव सिंधिया जी ने भी अपनी पार्टी बना ली थी। तो माधवराव सिंधिया तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन अर्जुन सिंह जी चुनाव जीत नहीं पाए थे। आगे चल करके फिर उनकी सोनिया जी से और अन्य नेताओं के माध्यम से सोनिया जी से चर्चा हुई और फिर उनकी कांग्रेस में वापसी हुई। लेकिन किस्मत देखी, चुरहट लॉटरी कांड विवाद के चलते 11 महीने बाद उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ गई। उन्होंने अपने जो चुनाव क्षेत्र चुरहट में एक अस्पताल बच्चों को खिलवाया था। उसके लिए एक बाल कल्याण समिति बनाई गई थी। तो उस अस्पताल के लिए पैसा जुटाने के लिए उस समिति ने
लॉटरी शुरू की थी कि लॉटरी के जरिए पैसा जुटाया जाए और अस्पताल बनवाया जाए उसका। तो खैर वो तो ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद ही पता चला कि उस 4 करोड़ रुपए का गबन हो गया उस समिति में। तो विपक्ष का आरोप यह था कि अर्जुन सिंह ने वो पैसा अस्पताल में लगाने के बजाय अपनी जो केरवा कोठी में लगा दिया। चुरट लॉटरी कांड के बाद तो फिर ये हुआ कि वो हालांकि उनको इस्तीफा देना पड़ा। अर्जुन सिंह गए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए माधवराव सिंधिया और दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। राजा वर्सेस महाराजा की जंग कांग्रेस के अंदर ही छिड़ी, लेकिन दिल्ली आला कमान की तरफ से चुनाव होने तक वोहरा को ही फिर से कमान सौंप दी गई। सिंधिया और वोहरा ने लोकसभा चुनावों में जमकर मेहनत की, लेकिन मेहनत काम नहीं आई। बीजेपी ने 27 सीटें जीती, कांग्रेस ने केवल 8। मोतीलाल वोरा तुरंत हटाए गए और लाए गए 11 साल से सत्ता का वनवास भोग रहे श्यामाचरण शुक्ल। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने श्यामाचरण 1 साल तक ही पद पर रह सके। ये वो दौर था जब देश में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। 1990 के एमपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बुरी हार हुई। बीजेपी ने 320 में से 220 सीटें जीती। मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सुंदरलाल पटवा। पटवा ने मुख्यमंत्री बनते ही मध्य प्रदेश का सौंदर्यीकरण करवाया। अभियान के इंचार्ज थे बाबूलाल गौड़। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, लेकिन सियासत की पहली ऐसी उपाधि बाबूलाल गौड़ को मिली थी। उन्हें बुलडोजर लाल कहा जाने लगा था। बाला बेग और मुख्तार मलिक जैसे बड़े अपराधियों का शहर में हथकड़ी लगाकर जुलूस निकाला गया। ये प्रथा मौजूदा शिवराज सरकार में भी कायम है। और मैं आपको वचन देता हूँ कि जान भले ही चली जाए, आपका ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, कभी खत्म नहीं होने दूंगा। पटवा की सरकार ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इसी बीच 1992 के दंगे हुए। मुंबई और सूरत के बाद जो सबसे भयंकर दंगे हुए थे वो भोपाल में ही हुए थे। केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी। 4 भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। पटवा सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके आगे क्या हुआ दिखाएंगे सरकार के अगले एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।